तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर एनसीईआरटी की किताब से। आर्टिकल नंबर 3.1 में तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो पहले तो हमें यही लिखना चाहिए कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द चार्ज इज एट रेस्ट। While in current electricity, charge is in motion. जब भी चार्ज मोशन में है तो करंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल इन लाइटनिंग, लाइटनिंग में भी चार्ज तो बह ही रहा है, तो बस उसमें फिर a current is associated with lightning. इलेक्ट्रिक करंट को फिर मैथमेटिकली डिफाइन करें तो हेडिंग दे दीजिए इलेक्ट्रिक करंट और बस बोल दीजिए करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ओवरऑल जो करंट का फॉर्मूला है वो Q/T है और ये बिल्कुल 5 स्टार जाएंगे इस पे, क्योंकि ये फॉर्मूला है। करंट की यूनिट हो जाएगी कूलम अपॉन सेकंड और इसको बोलते हैं एम्पीयर। ये एसआई सिस्टम की एक यूनिट है, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम, करंट इज। बट ये लिख दीजिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी। लिख दीजिए दो, अ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद करंट, अ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद करंट बट इट इज स्टिल अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये स्केलर क्वांटिटी है because it does not obey laws of vector addition. Current is a scalar quantity because it does not obey laws of vector addition. फिर आप हेडिंग दे दीजिए चार्ज कैरियर्स इन मेटालिक कंडक्टर्स। चार्ज कैरियर्स इन मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर है वो एक्चुअली सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। आंसर है इसका इलेक्ट्रॉन। मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन बहता है। प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं एंड दे आर बाउंड, वो बंधे हैं। दे आर नॉट फ्री टू मूव। वो बाउंड है, वो बंधे हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव। हाँ, कभी आयंस, अगर आप वायर, मेटालिक वायर की बात ना करें, मतलब पहले तो ये लिख दीजिए कि मेटल्स आर देयरफॉर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। हाँ, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वहाँ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए ठीक है, ये लिख दीजिए चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट, चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स, और जवाब है उसका पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन।
कन्वेंशनली हम जो पॉजिटिव आयन के चलने की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मानते हैं करंट जा रहा है। करंट की जो हम डायरेक्शन मार्क करते हैं, डैश करके एक लाइन लिख दीजिए, कन्वेंशनली it is just a matter of convention, nothing serious about it, nothing phenomenal about it. Conventionally, current is considered to flow in the direction of positive charge. And current is considered to flow in the direction of positive charge. अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव आयंस जहां जा रहे हैं वहीं करंट जा रहा है, बल्कि तो नेगेटिव आयंस अगर उल्टा जा रहे हैं तो उसका भी असर ये है कि और एडिशनली पॉजिटिव आयंस यहाँ जा रहे हैं। ऐसा आप लिख दीजिए, इन इलेक्ट्रोलाइट्स if positive ions move towards right, if positive ions move towards right, then negative ions will move towards left. अगर कभी भी पॉजिटिव आयन राइट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव आयन डेफिनेटली लेफ्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये मूवमेंट फील्ड के फोर्स के कारण होता है और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगता है। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट में फील्ड क्रिएट की होगी, वोल्टामीटर्स वगैरह में क्रिएट करते हैं, और पॉजिटिव आयन जहां भी जाएंगे नेगेटिव आयन उनके उल्टा ही जाएंगे। अब ऐसा लिख दीजिए, मूवमेंट ऑफ नेगेटिव आयंस इन वन डायरेक्शन या मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन वन डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज in one direction is equivalent to flow of positive ions, flow of equal number of positive charge is equal to flow of equal number of positive charge in the opposite direction. तो अगर पॉजिटिव आयंस राइट की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव आयंस लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो बोथ कंट्रीब्यूट टू करंट। ऐसे ही फिर से अगली लाइन में लिख दीजिए, इफ पॉजिटिव आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स राइट and negative ions are moving towards left, positive ions right की तरफ जा रहे हैं और negative ions अगर left की तरफ जा रहे हैं, then both contribute to current towards right. तो हम लोग इसीलिए बस यही मानते हैं कि करंट तो हम लोग जब किसी भी कंडक्टर पे एक डायग्राम में करंट की डायरेक्शन शो करते हैं तो ये एक्चुअली मेटालिक कंडक्टर्स में यद्यपि तो पॉजिटिव चार्ज बहता ही नहीं है, और ये हम मानते हैं ये अगर करंट की डायरेक्शन है तो हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के बहने की ये डायरेक्शन और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो की ये डायरेक्शन। और अगर मेटालिक कंडक्टर है तो उसमें केवल इलेक्ट्रॉन बहते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाता है, और हम सब कुछ पॉजिटिव चार्ज के साथ ही एसोसिएट करना चाहते हैं। इस कन्वेंशन का क्या कारण है वो तो हमें नहीं पता, और हम सब कुछ पॉजिटिव चार्ज के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा और हम मानते हैं कि इसलिए करंट यहाँ गया। अब अगर एक मेटालिक वायर में आप चाहते हैं कि करंट जाए तो आपको उस पर फील्ड लगानी पड़ेगी। हेडिंग आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, आर्टिकल 3.3, इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के अंदर अगर आप चाहते हैं कि करंट बहे, हमारा यहाँ सिर्फ सॉलिड कंडक्टर से ही मतलब है, अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की कभी भी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉलिड और वो भी मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। We are considering only solid metallic conductors, solid metallic conductors जिनमें केवल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर चार्ज बहे रैंडमली, अगर मैंने इसमें बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाई है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों में रैंडम मोशन, ऐसा अलग से लिख दीजिए, when no battery is connected to a metallic wire,
when no battery is connected to a metallic wire, no electrical field is established inside the wire. तो वायर के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड एस्टेब्लिश नहीं होती है. And so the charges do not experience any force. Charges do not experience any force of electric origin. इन चार्जेस पे इलेक्ट्रिक ओरिजिन का तो कोई फोर्स नहीं होता. भाई अगर आप चाहते हैं सर्किट में करंट बहे, अगर आप चाहते हैं सर्किट में करंट बहे, तो आपको बेसिकली फील्ड एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, और फील्ड एस्टेब्लिश करने के लिए एक बैटरी लगानी पड़ती है. अलग से लिख दीजिए अगली लाइन में कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. बैटरी इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. और बैटरी की ये खासियत है कि आप बैटरी के अंदर से कितना भी चार्ज ड्रॉ कर लें, बैटरी का पोटेंशियल गिरता नहीं. ये लाइन भी लिख दीजिए. Irrespective of the amount of charge drawn from it, irrespective of the amount of charge drawn from it, the potential difference across the terminals of the battery, irrespective of the amount of charge drawn from it, the potential difference across the terminals of the battery remain constant. Potential difference across the terminals of the battery remain constant until all its chemicals are exhausted. Until all its chemicals are exhausted, मतलब until the battery dies. ये आखिरी मोमेंट तक पूरी दम से लड़ती है, पूरी दम से वोल्टेज सप्लाई करती है, और फिर उसके सारे केमिकल्स खत्म हो जाते हैं और एकदम डेड हो जाती है. मतलब आइडियल बैटरी की बात कर रहा हूँ. प्रैक्टिकली कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस शायद देखने को मिलता है, पर हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात नहीं करते, आइडियल सिचुएशंस की बात करते हैं. We never talk about practical situations. They are very complex, tough to analyze. कभी-कभी आप फील करते होगे कि यार आप एक बैटरी से कुछ चला रहे हो, बल्ब ऑन किया है तो बल्ब बाद में बुझने के पहले शायद थोड़ी-थोड़ी उसकी रोशनी कम हो जाए. शायद थोड़ा बहुत हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं, तो मरने के जस्ट पहले ये थोड़ी सी दम तो इसमें कम हो जाती है. बट दैट्स अ प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड वी कैन नेवर एनालाइज दैट. जब तक हम रिसर्च में ना घुसें तब तक हमें सिर्फ आइडियल सिचुएशंस, सिंप्लीफाइड सिचुएशंस कंसिडर करनी चाहिए. तो हम तो खैर हमेशा यही मानेंगे कि बैटरी का जो वोल्टेज है, अगर बैटरी 5 वोल्ट की है तो आखिर तक 5 वोल्ट की रहेगी, और जब मर जाएगी तो एकदम 0 वोल्ट की हो जाएगी ऑल ऑफ अ सडन. 5 4 3 2 1 0 ऐसा हम उसमें नहीं मानते हैं कभी भी. तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये एक वायर है, मेटालिक वायर है. इस मेटालिक वायर से बैटरी को जोड़ दी. बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है. तो अगर बैटरी से इसको जोड़ दिया तो बैटरी इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखते है. अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो ये पॉइंट हमेशा 5 वोल्ट पे रहेगा और ये पॉइंट हमेशा 0 वोल्ट पे रहेगा. तो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है. क्या जब बैटरी नहीं कनेक्टेड है, जब बैटरी नहीं कनेक्टेड है तो फिर ऐसा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो फील्ड भी होती है, क्योंकि फील्ड के अलॉन्ग ही तो पोटेंशियल गिरता है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है. अगर इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तो जरूर अंदर फील्ड है, क्योंकि फील्ड के अलॉन्ग चलने से ही पोटेंशियल गिरता है. एनीवे, हम पहले ये बात कर रहे हैं कि जब हमने इसे बैटरी नहीं जोड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, और फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, और इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है तो ये जो मेटल है, सॉलिड मेटल, इसके अंदर एटम्स भी हैं, आयंस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम मोशन हो रहा है, ऐसा लिख दीजिए. आपने लिखा हुआ है कि जब बैटरी नहीं जोड़ी है तो आप लिख दीजिए रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इनसाइड द वायर, इनसाइड द मेटालिक वायर, मेटालिक सॉलिड वायर. ऐसा कहते रहना बार बार जरूरी है. अगर हमने बैटरी नहीं जोड़ी है, अगर बैटरी नहीं जोड़ी है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं है. तो इलेक्ट्रॉन्स में केवल रैंडम मोशन है ड्यू टू टेम्परेचर. टेम्परेचर के कारण इनमें रैंडम मोशन है. रैंडम इसलिए बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली अंडरगोइंग कॉलिजन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली अंडरगोइंग कॉलिजन. कभी इससे टकराया तो वो यहाँ गया, यहाँ किसी से टकराएगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ किसी से टकराएगा तो यहाँ आएगा. कंप्लीट रैंडमनेस है. इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं,
वो मोशन में तो है पर ये रैंडमनेस है। जब तक आपने बाहर से बैटरी नहीं लगाई है तो टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन में रैंडम मोशन होता है। और ये भी लिख दीजिए कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एवरेज रैंडम वेलोसिटी, एवरेज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0। ये पॉइंट 3 स्टार देने लायक है। एवरेज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करेंगे ना। अब डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो टकरा टकरा के वहीं घूम रहा है, थोड़ी देर बाद भी यहीं पाया जाएगा, कभी यहाँ गया फिर यहाँ गया, फिर थोड़ी देर बाद वापस यहीं आ गया। जब वो वापस यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी 0। हालांकि टेम्परेचर के कारण इसमें स्पीड अच्छी खासी है। लिख दीजिए चाहो तो कि थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू टेम्परेचर, thermal energy of electrons due to temperature can be calculated by 3/2 kT। थर्मल एनर्जी 3/2 kT है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉन तो मोनोएटॉमिक ही हुए तो इनकी एनर्जी 3/2 kT हुई, और इससे आप इनकी एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। लिख दीजिए एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रैंडम मोशन, या रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू टेम्परेचर, random speed of electrons due to thermal agitation, random speed of electrons due to thermal agitation is of the order of 10 to the power 5 meter per second। ये फिगर काम का नहीं है। रैंडम स्पीड तो खतरनाक निकलेगी, इलेक्ट्रॉन है भाई, मजाक नहीं है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो हमेशा बहुत भयंकर ही होती है, हल्का हल्का पार्टिकल है, स्पीड तो जबरदस्त है, बहुत ही भयंकर है, 100 किलोमीटर पर सेकेंड। आधा इंदौर तक की तो जर्नी 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन तय कर ही लेगा, पर वेलोसिटी उसकी 0 है, टकरा रहा है ना, वहीं घूमता जा रहा है बेचारा। स्पीड तो बहुत भयंकर है, फिर भी कहीं कहीं पहुंच नहीं रहा, रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। अब हमारा ये कहना है कि हम जब मेटालिक वायर, मेटल वायर है, सॉलिड है, ताकि अंदर टक्कर वक्कर होती रहेगी। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए बोले तो बढ़िया चलता ही रहेगा, क्योंकि किसी से टकराएगा नहीं। वैक्यूम है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं आपके पास, तो फिर फील्ड लगाओगे तो फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन चलेंगे, टकराएंगे तो ज्यादा है नहीं, आपस में थोड़े बहुत टकरा सकते हैं। और मेटल के अंदर तो ये टक्करें बहुत ज्यादा होंगी और अच्छे सॉलिड बड़े बड़े पार्टिकलों से होंगी। तो मेटल में ये फर्क है, मेटल यानी सॉलिड एटम्स हैं, आयंस हैं, और खूब कॉलिशंस हो रहे हैं उनके अंदर। इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाता है वहां तो उसे कोई ना कोई टकराने के लिए मिल ही जाता है, पावरफुल आदमी। ये कहानी। तो खैर अब हम ऐसे ही डैश करके लिख देते हैं कि व्हेन a battery is connected across a metallic wire, when a battery is connected across a metallic wire, then the battery maintains a potential difference। maintains a potential difference को आप highlight कर सकते हैं, हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट नहीं है ये। बैटरी मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of the wire। अब ये आप डायग्राम भी चाहें तो बना सकते हैं। बैटरी मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of the wire। बैटरी वायर के दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। बैटरी मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of the wire। तो इससे क्या हुआ कि अब पोटेंशियल डिफरेंस तो फील्ड है, ऐसा लिख दीजिए। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, अगली लाइन में लिख दीजिए ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, an electrical field continuously exists inside the wire। Due to potential difference, an electrical field continuously exists inside the wire। ये पॉइंट बड़े इंटरेस्टिंग है, परंतु इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, मैं इन पे स्टार नहीं दे रहा। हमारा कीवर्ड है मेंटेन्स। बैटरी ने इसको 5 वोल्ट पे मेंटेन किया और इसको 0 वोल्ट पे मेंटेन किया। अगर आप ऐसा नहीं करते और इसको 5 वोल्ट पे ले आते और इसको 0 वोल्ट पे ले आते तो चार्ज हाई से लो तक बह जाता, और तब तक जब तक सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं आते, और जब सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाते
तो डेल्टा भी जीरो हो जाता, तो इंटेंसिटी जीरो हो जाती। अभी बैटरी ने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, और इसीलिए हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट्स इनसाइड द मेटालिक वायर। अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात हो गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेटल के अंदर कभी फील्ड हो ही नहीं सकती, और ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, यहाँ चार्ज बह रहा है और यहाँ फील्ड होगी तभी तक चार्ज बहेगा, यहाँ फील्ड चाहिए, फील्ड के फोर्स के कारण ही तो चार्ज बहेगा। तो ये आप अब हाईलाइट करके लिख सकते हैं, हालांकि शायद मैं 3 ही स्टार दूंगा, आपको अलर्ट होके सीखना है ये, पर पेपर में कोई पूछता नहीं है। अगली लाइन में 3 स्टार देके लिख दीजिए। हमारा कंक्लूजन ये है कि when a metallic conductor is given some charge, हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये मेटालिक कंडक्टर है, इसको हम चार्ज दे रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पढ़ा करते थे। मान लीजिए इसको मैं इसी पॉइंट पर बस केवल चार्ज दे रहा हूँ, metallic conductor is given a charge, then initially the charge flows to other points of the metallic conductor. Initially the charge flows to other points of the metallic conductor until all the points are at same potential. जब हम एक मेटालिक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज बहता है until of course मेटालिक कंडक्टर के सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आने चाहिए। तो ये थोड़ी देर, जितनी देर चार्ज बह रहा है उतनी देर यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं है, चार्ज बह रहा है, चार्ज मोशन में। और जब चार्ज मोशन में होता है तो फील्ड जीरो नहीं होती, चार्ज बह ही इसलिए रहा है क्योंकि इस चार्ज ने फील्ड पैदा की, और इसकी फील्ड के कारण और जो और चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अगर चार्ज शुरू में बह रहा है तो वो फील्ड के फोर्स के कारण ही बह रहा है, ऐसा ही लिख दीजिए। until the charge is in motion, या till the charge is in motion, till the charge is in motion, an electrical field exists inside the metallic body. Till the charge is in motion, an electrical field exists inside the metallic body, and the charge is able to flow. And the charge is able to flow only due to force of this electrical field. Charge is able to flow only due to the force of this electrical field. हमने ये पढ़ा था कि मेटल के अंदर फील्ड होती ही नहीं है, ये रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी अवस्था में ये कॉन्सेप्ट बदल ही नहीं सकता, मेटल के अंदर फील्ड होती ही नहीं है। ये बात अब थोड़ी ज्यादा हम डीप में समझ में आ रही है, पर इसे एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता कि जब शुरू में चार्ज देते हैं तो मेटल के अंदर भी फील्ड होती है और थोड़ी देर तक चार्ज बहता है, और फाइनली जब चार्ज का बहना थम जाता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो अंदर फील्ड जीरो हो जाती है। सब पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, डेल्टा वी जीरो है, और ई का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वी जीरो तो ई जीरो, यही फैसला है कि इनसाइड अ मेटल ई बिकम जीरो, कि इनसाइड अ मेटल ई बिकम जीरो only when charge stops flowing. Charge stops flowing. That is when condition of electrostatics has been established. मेटल के अंदर फील्ड नहीं होती, ये बात सही है, पर केवल तब जब अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन डेवलप हो चुकी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेटालिक वायर के अंदर फील्ड कंटिन्यूअसली रहेगी। ये लाइन अपनी लाइन में लिख दीजिए। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी an electrical field continuously exists inside a metallic wire. Electric field continuously exists inside a metallic wire. बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में ये थंब रूल है कि दिमाग नहीं लगाना और आपको सीधे बोलना है कि भाई मेटल के अंदर तो फील्ड हो ही नहीं सकती। वो तो हम देख लेंगे, चार्ज एनक्लोज गॉसियन सरफेस बनाएंगे, चार्ज एनक्लोज देख लेंगे, अगर चार्ज एनक्लोज जीरो है तो फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई तो जीरो ही निकलेगी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेटल के अंदर ई जीरो नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट में हमारा थोड़ा सुधार आया, पर इसको कभी कोई आपसे एग्जाम में पूछता नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 3 ही स्टार दिए हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई मेटल के अंदर 0 होती है, और ये ऐसा कोई भगवान का लिखा हुआ रूल नहीं है, कंडीशनल है। फील्ड अंदर होगी तो फोर्स होगा, मतलब बैटरी लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करोगे बैटरी के कारण, ये हमेशा 5 वोल्ट पे, ये हमेशा 0 वोल्ट पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है, इसका मतलब फील्ड है, क्योंकि फील्ड के अलाउंग चलने से ही तो पोटेंशियल गिरता है। तो बस हाँ ठीक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में फील्ड नहीं होती है, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेटल के अंदर फील्ड कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करती है। ऐसा लिख दीजिए, दिस फील्ड इज दिस फील्ड इनसाइड द मेटल, दिस फील्ड इनसाइड द मेटालिक वायर, दिस फील्ड इनसाइड द मेटालिक वायर has been created, is created due to battery, is created and maintained due to battery. E is maintained and created by battery. बैटरी है तो E मेंटेन्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स में मोशन होता है। बस अब तो हम बस अब ये भी कह सकते हैं कि इन अ मेटालिक कंडक्टर current flows, in a metallic conductor electric current flows in the direction of electrical field inside the conductor. Current flows in the direction of electrical field inside the conductor. अगर फील्ड यहाँ है तो पॉजिटिव चार्ज तो फिर चलता नहीं है, चलते तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, होते ही केवल इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री। इलेक्ट्रॉन यहाँ चलते हैं तो करंट यहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाता है। तो ई की डायरेक्शन आपसे पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं 4 स्टार दूंगा। ये स्टेटमेंट जो आपने अभी लिखा है कि करंट की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन में क्या रिलेशन है, तो करंट फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और अगर ये बहुत क्लियर नहीं है आपको तो आप बोलोगे कि यार मेटल के अंदर तो ई होती नहीं है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेटल के अंदर अब ई होती है और ई की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है। ये पॉइंट थोड़ा सा काम का है, ध्यान दीजिए। अब बस इतना ही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के मारे ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं। अब इनमें एक डेफिनेट फोर्स है, ऐसे लिख दीजिए, ड्यू टू फोर्स ऑफ फील्ड, ड्यू टू फोर्स ऑफ फील्ड, now electrons have a preferential, now electrons have a preferential direction of motion। और वो तो पता है आपको, ऑपोजिट टू, ब्रैकेट में बता दीजिए डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक डेफिनेट डायरेक्शन है, प्रेफरेंशियल वर्ड को आप अंडरलाइन कर दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन्स की प्रेफर्ड डायरेक्शन लिख दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो, 10 इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो डायरेक्टेड मोशन, 10 इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो डायरेक्टेड मोशन। अभी डायरेक्टेड भी वही है, डायरेक्टेड को अंडरलाइन कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो डायरेक्टेड मोशन, मतलब वही ब्रैकेट में इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन सब एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाते हैं। क्या होता है कि इनमें टेम्परेचर के कारण जो रैंडम मोशन है वो तो अभी भी होता ही है, ऐसे ही बस लिख दीजिए, दिस डायरेक्टेड मोशन इज सुपर इम्पोज्ड, दिस डायरेक्टेड मोशन इज सुपर इम्पोज्ड, दिस डायरेक्टेड मोशन इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द रैंडम मोशन ड्यू टू टेम्परेचर। अगर आपने फील्ड लगा दी तो फील्ड के कारण एक डेफिनेट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इनमें डायरेक्टेड मोशन होगा, पर टेम्परेचर का जो असर होता है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि आप सारे एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो। तो डायरेक्टेडनेस भी है और रैंडमनेस भी।
इलेक्ट्रॉन फील्ड के फोर्स के कारण चला, थोड़ा आगे बढ़ा, टकरा गया। शायद उसने जो कुछ भी अब तक फील्ड से एनर्जी और स्पीड गेन की थी वो सब जीरो हो गई मान लीजिए। पर जब ये जागा, जब इसे होश आया, तो इसने अपने आप को तुरंत फिर से फील्ड में पाया, और अगर ये फील्ड के अंदर है तो इस पर फिर फोर्स लग रहा है। गिरा, बेहोश हुआ, उठा और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। मान लीजिए आप क्लास के लिए आ रहे हैं और आप में बहुत जुनून है, चलिए मान लीजिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और आप में जुनून एग्जाम के लिए तो ऑफकोर्स है ही, तो आप कहीं टकरा भी जाएंगे, गिरेंगे भी, तो उठते ही साथ सीधे फिर से भागना शुरू कर देंगे सेंटर की तरफ। आप बॉदर नहीं करेंगे किसने टक्कर मारी और उसको गाली दें और उसका चाबी निकालने गाड़ी की उसकी और तरह तरह की भोपाली भाषा। आप उठेंगे और तुरंत भागना शुरू कर देंगे सेंटर की तरफ। बस वही होता है, इलेक्ट्रॉन चलता है, टकराता है, सारी एनर्जी टक्कर में खो भी देता है। अगर जीरो हो जाता है मान लीजिए, तो फिर से उसको जुनून है, क्योंकि फील्ड है, फोर्स है, उठते ही साथ फिर वो भागना शुरू कर देता है। ये है तो डायरेक्टेड मोशन तो है ही। बस लिख दीजिए, दिस डायरेक्टेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करंट। दिस डायरेक्टेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करंट। बस मतलब अब हम इसकी एक छोटी सी समरी लिख दीजिए, यहाँ तक की एक छोटी सी, कोई खास हालांकि इंपॉर्टेंट बातें की नहीं है हमने, पर बस यही लिख दीजिए कि ड्यू टू टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स हैव रैंडम स्पीड्स। टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन में हाई रैंडम स्पीड है, and this random motion of electrons contributes to resistance. This random motion of electrons due to collisions, random motion of electrons due to collisions contribute to resistance. अगर randomness ज्यादा होगी या collisions ज्यादा हो रहे हैं तो हम बोलेंगे वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। भाई रेजिस्टेंस मतलब फ्लो को जो अपोज करे, और ये जो टक्करें हो रही है फ्लो को तो अपोज कर ही देंगे। बस मैं तो रैंडम स्पीड 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड है ये भी नहीं लिख रहा। हाँ रैंडम वेलोसिटी जीरो है, फिर से लिख सकते हैं आप। रैंडम वेलोसिटी जीरो है, स्पीड तो कुछ है पर रैंडम वेलोसिटी जीरो है। और दूसरा पॉइंट लिख देते हैं कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, ई कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट इनसाइड मेटालिक वायर। बैटरी जब कनेक्टेड है तो ई मेटालिक वायर के अंदर कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करती है, एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव डायरेक्टेड मोशन। Electrons have directed motion due to the force of field. Electrons have directed motion due to the force of field. And directed motion contributes to current. दो ही बातें मैंने आपसे कहने चाहिए कि रैंडम मोशन कंट्रीब्यूट टू रेजिस्टेंस। अगर आप शॉर्ट नोट्स में लिखें, हालांकि ये शॉर्ट नोट्स में लिखने लायक है भी नहीं, तो बस इतना सा लिखें तो रैंडम मोशन contributes to resistance बस। और डायरेक्टेड मोशन ऑफ कोर्स बैटरी के कारण या फील्ड के कारण contributes to current। ये पूरा इसका फाइनल डिसीजन है, हालांकि ये लिखने लायक बात कुछ है ही। एक इंटरेस्टिंग बात और इम्पोर्टेंट बात ये है कि करंट के बहने के लिए, करंट अब सिर्फ वायर में नहीं बहता, पूरे सर्किट में बहता है। तो करंट के पूरे सर्किट में बहने के लिए आवश्यक है कि पूरा सर्किट एक क्लोज सर्किट हो, कहीं भी ऐसे एयर गैप ना हो। एयर गैप का होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और एयर इज अ बैड कंडक्टर। आप अगर चाहते हैं कि करंट बहे तो दो चीजें आवश्यक हैं, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस हो और फिर करंट के बहने के लिए रास्ता भी हो। तो आप जब मेटालिक वायर कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्टिंग वायर जो है इसमें ये रास्ता प्रोवाइड कर देता है करंट के बहने का। आपने बैटरी लगाई, यहाँ तो करंट बह रहा है और वो कनेक्टिंग वायर्स में भी बहता है। नेसेसिटीज ये है, आप ऐसी हेडिंग दे दीजिए क्लोज सर्किट, हेडिंग दे दीजिए क्लोज सर्किट, और बस फिर उसमें यही बोल दीजिए, ये लिख दीजिए कि फॉर करंट टू फ्लो इन अ सर्किट, टू कंडीशंस शुड बी सैटिस्फाइड। एक सर्किट में करंट के बहने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, सर्किट में करंट के बहने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस
there should be a steady 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 potential difference, मतलब maintained steady potential difference bracket में maintained potential difference maintained होना चाहिए. And number 2, the circuit should be complete. हम इसको अपना कंडक्टर बोलते हैं या हम लोग इसको रेजिस्टर भी बोलते हैं. ये बैटरी है और ये कनेक्टिंग वायर्स है. ये पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए. पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए. There should not be an air gap anywhere in the circuit. सर्किट में कहीं भी एयर गैप नहीं होना चाहिए. Because air is a bad conductor, air is an insulator. एयर बैड कंडक्टर है फॉर इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बैड कंडक्टर नहीं है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हवा में से बह जाती है, पर इलेक्ट्रिक करंट हवा में से नहीं बहेगा. लिख दीजिए, it has infinite resistance to flow. Air has infinite resistance to flow of electric current. Air has infinite resistance to flow of electric current. और ब्रैकेट में लिख दीजिए, there is no known NO KNOWN there is no known insulator for electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जहां चाहे गुजर सकती है, उसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं है. इलेक्ट्रिक करंट को बहने के लिए तो पाथ चाहिए, कंडक्टिंग पाथ चाहिए. अगर कंडक्टिंग पाथ नहीं होगा, कहीं भी एक जरा सा भी ब्रेक आ गया, कहीं भी एक जरा सा भी ब्रेक आ गया, तो पूरे सर्किट में करंट का बहना जीरो हो जाएगा, भले ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है. कहीं भी ब्रेक आ जाए पूरे सर्किट में, तो पूरे सर्किट का करंट जीरो हो जाएगा. हम लोग जब घर में स्विच ऑन करते हैं, ये हमारा ऊपर से लाइव वायर आता है, ये नीचे सर्किट है. जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये कनेक्शन ऐसा हो जाता है, अब करंट बह जाएगा. और स्विच ऑफ करते हैं तो बस बीच में एक एयर गैप आ जाता है. एयर गैप आ जाता है तो सर्किट ब्रेक हो गया, अब कंडक्शन नहीं होगा. स्विच ऑन या ऑफ में बस इतना ही फर्क पड़ता है. कहीं भी अगर सर्किट में जरा सा भी एक ब्रेक आ गया, बल्ब जब फ्यूज होता है तो उसका फिलामेंट थोड़ा सा बीच में से टूट जाता है, तो पूरे सर्किट में करंट बहना बंद हो जाता है और बल्ब रोशनी देना बंद कर देता है. एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ बल्ब है, यहाँ बल्ब है, तो यहाँ से पूरा जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बह के यहाँ जाएगा तब बल्ब जलेगा. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स तो जब ये कॉलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी तो बहुत ही कम होती है, पर जो इफेक्ट ऑफ करंट पल्स है वो इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफर हो जाता है. ये बात आगे आएगी डिस्कशन में. आप डैश करके एक लाइन लिख दीजिए कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on application of electrical field in a metallic conductor, और रिजल्टेंट बोल रहा हूं तो मुझे एक नाम और लेना पड़ेगा. रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on application of electrical field in a metallic conductor and the effect of temperature and the random speed due to temperature is called drift velocity. इसको आगे दोबारा पढ़ेंगे, अभी इस जगह तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है. जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, DRIFT. ऐसा लग रहा है ना, घिसट के चल रहा है, लमड़ा के चल रहा है, चला फिर टकरा गया, रुक गया, फिर चला फिर टकराया, तो ड्रिफ्ट कर रहा है. ऐसे फ्लो नहीं हो रहा, ये घिसट के चल रहा है, मस्त नहीं चल रहा. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एंड इट इज वेरी स्मॉल. ये बहुत ही कम है और हम पढ़ेंगे इसको आगे. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड. टकरा के जब ये चल पा रहा है तो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रहा है. हम पढ़ेंगे जल्दी, और उसमें आगे लिख दीजिए आप, but the effect of current pulse travels throughout the circuit instantaneously
हम उसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट की स्पीड से ज्यादा बड़ा तो हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। आपका घर यहाँ है और गोडाउन यहाँ 10 किलोमीटर दूर है कहीं पर, और आपने वायरिंग की हुई है पूरी, तो आप यहाँ स्विच ऑन करेंगे और वहां बल्ब तुरंत जल जाएगा। 0.1 सेकेंड का भी डिले नहीं आएगा उसमें। जबकि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से वहां तक जाए, 1 मीटर का भी डिस्टेंस ट्रेवल करे तो इसे सालों लग जाए। 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, दिन तो लगी जाए। इलेक्ट्रॉन बहुत रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी बहुत ही कम आती है, क्योंकि मेटल के अंदर है ना, टकरा रहा है बार बार। पर क्या होता है कि ये यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, पूरे में इलेक्ट्रॉन्स की क्लोज चेन होती है। ऐसा लिख दीजिए डैश करके, द सर्किट बीइंग क्लोज्ड, the circuit being closed, there is a continuous chain of electrons, और बस फिर तो क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लीजिए मोशन में आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मोशन में आया, तो एक हिला तो सबको हिला डालेगा ना। ये पूरा कितना भी लंबा वायर हो, इसके अंदर सबके अंदर इलेक्ट्रॉन रेडी बैठे हैं, और एक ने इशारा किया तो सब मोशन में आ गए। बस यही है। When one electron moves, all others also move. Thus transmitting. All others also move, thus transmitting. Electric current instantaneously. आई बात समझ। ये बातें भी डायरेक्टली एनसीईआरटी में कहीं जिक्र इनका फिलहाल दिख नहीं रहा, तो कोई खास बात नहीं है। पर हाँ, सर्किट क्लोज होना चाहिए, ये बात तो सही है। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन भी अगर मोशन में आया तो पूरी चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाती है, और उसका करंट का असर तुरंत बह जाता है। राइट। एक इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपसे बता रहा हूँ, आप ये हेडिंग दे दीजिए और इस पर 4 स्टार दे दीजिए। इसको समझते हैं। हेडिंग ये दे दीजिए कि a current carrying metallic wire is electrically neutral. ठीक है, मतलब पहली बात तो हमें उसके ऊपर ये भी लिख लें कि जितना करंट निकलता है, क्योंकि सर्किट क्लोज है, तो जितना बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलता है ना, उतना ही बैटरी के नेगेटिव में लौटता भी है। डायग्राम में दिखा ले, और जहाँ आपने क्लोज चेन वाली बात की थी वहां पर इसे लिख भी लीजिए कि करंट लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, will always be equal to current returning back to the negative terminal of the battery. जितना बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलता है, उतना ही बैटरी के नेगेटिव में करंट वापस भी आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं, मतलब मे भी इसका उल्टा। अच्छा, ये जो बैटरी के बीच में हमने एयर दिखाई है ना, ये भी एयर गैप नहीं है, क्योंकि ये बैटरी के अंदर केमिकल्स है, तो केमिकल्स के थ्रू वो पाथ कंप्लीट है। ये एक एयर गैप है तो कायदे से डायग्राम में, पर फिजिकली एक्चुअली एयर गैप होता नहीं है। पूरे सर्किट में कहीं भी एयर गैप नहीं है, यहाँ भी नहीं। ओके, जब हम कैपेसिटर्स को चार्ज करते थे ना, तो कैपेसिटर की चार्जिंग में भी यही होता है। अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है या जैसा भी नेटवर्क है, तो जितना चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है, उतना ही चार्ज बैटरी के नेगेटिव पे लौट के वापस आता भी है। अगर ये ना हो रहा है, अगर ये नहीं आप इसका जवाब दे पा रहे हैं, मतलब आपका सर्किट गलत बनाया है आपने। जितना चार्ज यहाँ से निकला है, उतना ही वापस आना भी चाहिए। मान लीजिए यहाँ से Q निकला, जिसमें से Q1 यहाँ गया और Q2 यहाँ गया, तो यहाँ से Q1 आएगा और यहाँ से Q2 आएगा, और ये मिल के वापस Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, जो कि Q के बराबर है। ये Q यहाँ आया, इसमें से Q1 यहाँ गया, Q2 यहाँ गया, यहाँ ये दोनों मिल गए और ये वापस बैटरी के टर्मिनल पे लौट रहा है।
जितना बैटरी के पॉजिटिव से निकला है, अगर उतना बैटरी के नेगेटिव पे आप लौटा नहीं पा रहे हैं, मतलब आपने सर्किट में कुछ अकल ज्यादा लगा दी है। अब मैं अपनी करंट हेडिंग पे आ रहा हूँ। मैंने अभी आपको हेडिंग दी है जो कि इंपॉर्टेंट है कि करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बल्कि तो 5 स्टार ही दे दीजिए आप इस बात को। करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। करंट तो है पर न्यूट्रल है, मतलब इट हैज नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं। चार्ज बह तो रहा है पर चार्ज है नहीं। चक्कर क्या है कि क्लोज चेन होने के कारण ना, ये एक एटम है, इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर इतना बाहर निकला है ना, तो एक पीछे से इलेक्ट्रॉन इतना एंटर भी कर जाता है। जैसे जैसे निकलता जाता है वैसे वैसे ही अंदर घुसता जाता है। अगर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो वो एटम थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव आयन तो बनता, यहाँ ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे लिख दीजिए, नो एटम इज एवर एबल टू बिकम, no atom is ever able to become an ion. No atom is ever able to become an ion because as an electron leaves it from front, as an electron leaves it from front, another enters from behind. Another enters from behind. The circuit being closed. ठीक है, बस कोई एटम कभी कोई चार्ज डेवलप कर ही नहीं पाता, तो चार्ज बह तो रहा है पर कोई एटम कभी भी चार्ज नहीं है। सारे एटम्स न्यूट्रल। लिख दीजिए, ऑल एटम्स therefore continuously remain neutral. All atoms therefore continuously remain neutral. और सारे एटम अगर न्यूट्रल बने हुए हैं तो बस ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं। तो अब इंटरेस्टिंग बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है तो ये कोई नई फील्ड पैदा नहीं कर पाएगा। एक तो मेटल के अंदर फील्ड होती है, ये काम की बात है। फिर इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हमें रीजंस नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बस फैक्ट चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर क्योंकि न्यूट्रल है, ये अपनी कोई नई इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा नहीं करेगा। ये बात आगे लिख दीजिए, बीइंग न्यूट्रल a current carrying wire does not create a new electrical field of its own, does not create an electrical field of its own due to the current. करंट तो है पर फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लिख दीजिए, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड around the conductor. Only magnetic field is found in the conductor and outside the conductor. अगर ये कंडक्टर है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, और यहाँ मेटल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं है। ये कहानी रहती है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में इस करंट की वजह से कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा नहीं होती। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड वो है जो बैटरी ने पैदा की है। करंट कैरिंग कंडक्टर से कोई ई पैदा नहीं होता। मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो मेटालिक वायर में, मेटालिक कंडक्टर में ई नहीं होती। बैटरी लगा दी तो अंदर ई होती है, पर ये ई इस बैटरी के कारण होती है, करंट के कारण नहीं। करंट के कारण सिर्फ बी पैदा होती है, अंदर भी और बाहर भी। करंट के कारण ई पैदा नहीं होती, इससे बाहर ई नहीं है। ये ई इस बैटरी ने पैदा की है, करंट ने नहीं। बस यही सब बातें हैं, इनको भी हम समरी लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी। नंबर वन तो यही है कि नंबर वन, फॉर करंट टू फ्लो इन अ सर्किट, सर्किट शुड बी क्लोज्ड। करंट के बहने के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए। नंबर टू, करंट पल्स ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट।
करंट पल्स जो है लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग मेटालिक वायर is electrically neutral. Current carrying metallic wire is electrically neutral. Number 4, a current carrying wire does not produce any E. Current carrying wire E पैदा नहीं करता. Current carrying wire does not produce any E. बस मेटल के अंदर बैटरी के कारण ई होती है, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। क्वेश्चन जब आएगा ना कि वायर के अंदर ई होती है या नहीं होती है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ही स्पेसिफिकली अगर वो पूछेगा कि बैटरी वाली ई है कि नहीं है, हाँ तो वो ही है, ई है, अदरवाइज कोई ई नहीं। करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो वो कहीं एक अकेला पॉजिटिव चार्ज होता, एक एटम में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाता, ये पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये अपने आसपास ई पैदा कर देता। अगर इलेक्ट्रॉन बीम्स बह रही है, डैश करके लाइन और लिख दो, इफ एन इलेक्ट्रॉन बीम इन एयर इज इन मोशन, इफ एन इलेक्ट्रॉन बीम इन एयर इज इन मोशन, मतलब एयर में है, मेटल में नहीं है, देन इट विल प्रोड्यूस ई, तब ये ई पैदा करेगा। और बाद में हम पढ़ेंगे मोशन में है तो ये बी भी पैदा करेगा। बी के बारे में इस समय जानने की कोई हमें आवश्यकता है नहीं, पर अगर ये उगड़ा हुआ चार्ज है और हवा में केवल इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है तो ये ई पैदा करेगा, और मेटल के अंदर अगर ये इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो ई पैदा नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी, पर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करेगा। Well, all right, that's all for now. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.